नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में एक बार फिर बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग की टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। 8वां वेतन आयोग मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम मूल वेतन पर अपनी सिफारिशें देगा। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 से 19,900 के बीच है और इसे बढ़ाकर लगभग 26,000 तक किए जाने की संभावना है। अब 18 महीनों के भीतर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपनी होगी। ऐसे में आयोग अप्रैल 2027 तक सिफारिशें पेश कर सकता है। उधर कर्मचारी संघों की मांग और महंगाई के स्तर को देखते हुए ये बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। अब नए वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना लाभ होगा, इसमें क्या और कितना बदलाव होगा, आयोग कब सिफारिशें पेश करेगा और कब तक केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से सौगात मिलेगी, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे। चर्चा हम विस्तार से करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला देते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब 3 सदस्यीय आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। दरअसल मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। अब इसका गठन कर दिया गया है। इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार केंद्रीय कर्मियों और पेंशन धारकों को दी जाने वाली राशि तय करेगी। आपको बता दें कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी संस्था होगी। इसे गठित होने की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देनी होंगी। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे। जरूरत पड़ी तो आयोग अपनी सिफारिशें फाइनल होने पर बीच में भी रिपोर्ट दे सकता है। वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद विशिष्ट तिथि तय की जाएगी, जो संभवतः 1 जनवरी 2026 हो सकती है। इस हिसाब से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। इतने कम समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। क्या है 8वां केंद्रीय वेतन आयोग? समय समय पर बनाए जाते हैं केंद्रीय वेतन आयोग। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आयोग का काम वेतन ढांचे, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों और अन्य सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों की करता है जांच के बाद जरूरी बदलावों पर देते हैं अपनी सिफारिशें। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल बाद होती है लागू। इसके अलावा बात यदि आयोग की सिफारिशें देते समय ध्यान रखने वाली बातों की करें तो उसमें देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन की जरूरत, विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, बिना फंड वाली गैर योगदानकारी पेंशन योजनाओं का खर्च, सिफारिशों का राज्य सरकारों के खजाने पर पड़ने वाला संभावित असर, क्योंकि राज्य सरकारें अक्सर कुछ बदलावों के साथ इन सिफारिशों को अपनाती हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, फायदे और काम करने की मौजूदा स्थिति। ऐसे में अब 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सभी लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उन्हें सौगात है, बहुत बड़ी सौगात है। यदि 8th पे कमीशन होता है, इसके लिए पूरी प्रोसेस तैयार की गई है, कैबिनेट से मंजूरी हो गई है, आयोग भी बनाया गया है। ये सारी रिपोर्ट जो है तैयार करके समिति को भेजी जाएंगी, सारी चीजें यहाँ से इम्प्लीमेंट होंगी और तय समय सीमा में यदि हो जाती हैं तो इसे बिल्कुल 2026 से ही लागू कर दिया जाएगा। एक बात को समझना पड़ेगा कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्हें तो इसका लाभ मिलेगा, किन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा
और दूसरी चीज ये भी था कि जो 7वां वेतन आयोग था और 8वें वेतन आयोग में कितना डिफरेंस इसमें आएगा। एक सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है फिटमेंट फैक्टर, और इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें की जाएंगी। तो वो फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, असल में उसका कितना लाभ होगा, किन चीजों में बदलाव आएंगे, और आने वाले समय में एक उम्मीद होती है कि जब केंद्र सरकार कुछ करती है या केंद्रीय कर्मचारियों को इस तरह का कोई लाभ मिलता है, तो धीरे धीरे एक उम्मीद जो होती है कुछ समय बाद स्टेट गवर्नमेंट उस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, और फिर यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो राज्य के कर्मचारी हैं, उनको भी लाभ मिलता है। तो 7वां वेतन आयोग हुआ था, उसके बाद में जब काफी समय बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट ने भी उन चीजों को लागू किया, तो कर्मचारियों को वहां भी फायदा हुआ। लेकिन जो 8th पे यानी 8वां जो ये कमीशन पे की बात हो रही है, इसका आने वाले समय में कितना प्रभाव, और क्या स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर आगे बढ़ेगी, तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारी परिसंघ से अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे यशवंत पुरोहित, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत है, अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। विपिन प्रकाश शर्मा प्रदेश महामंत्री हैं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत से, उनका भी स्वागत करते हैं, अभी हमारे साथ फिलहाल कनेक्ट नहीं है। पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के संरक्षक हैं विजय कुमार झा। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं कुमार विवेक। कुमार विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विजय जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? विजय जी अनम्यूट करिएगा सर। विजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है तो अनम्यूट करिए सर। चलिए, शायद मेरी आवाज विजय जी तक नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ कुमार विवेक भी जुड़े हैं। कुमार विवेक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। जी, क्षमा करिएगा अगर बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि। जी राखी जी बोले। ठीक है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की मंजूरी है। केंद्रीय के जो कर्मचारी हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 7वां वेतन आयोग जब आया था तब भी हमने ये सारी चीजों को देखा था, और उसका लाभ एक समय के बाद राज्य के कर्मचारियों को भी मिला। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर है, ये पूरी जो चीज आई है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए है। 3-4 क्राइटेरिया ऐसा है, आगे चर्चा में जब बढ़ेंगे तो हम उस पर बात करेंगे कि किन किन लोगों को इसका लाभ नहीं है। फिटमेंट फैक्टर की बहुत बात की जा रही है। ये कितना बड़ा इसको तोहफा माने, है तो बहुत बड़ा तोहफा ही एक तरह से, लेकिन ये कितना सफल होगा और इससे कितनी राहत महसूस कर्मचारी करेगा, सरकार जो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है उनके लिए ये कितनी बड़ी एक आने वाले समय में अच्छी चीज़ होगी। जी राखी जी, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा और आपने बताया कि हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता रहा है, तो और दूसरी बात यह कि कितना बड़ा तोहफा है, तो स्वाभाविक रूप से किसी की अगर तनख्वाह में वृद्धि होती है तो उसके लिए ये बड़ी बात है। लेकिन मैं इसको एक दूसरे रूप में देखता हूँ कि कर्मचारी होता है, चाहे वो शासकीय हो या किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहा हो। जैसे कि कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में आया भी था, एसबीआई के एक्स चेयरमैन का नाम लेना उचित नहीं होगा। उनका ये कहना था कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रहते हुए 50 लाख करोड़ की बुक मैनेज करते हैं। हमारे काउंटर पार्ट जो कि एक शेड्यूल बैंक है और प्राइवेट है, वो करीब 8 लाख करोड़ की बुक मैनेज करते हैं और उनकी तनख्वाह 18 करोड़ रुपए है और हमारी तनख्वाह फिक्स 1.5 लाख है महीने की। बस फर्क इतना ही है कि हमें मालाबार हिल पे एक इतना बड़ा घर दिया गया है जिसकी अगर कीमत जोड़ी जाए, महीने का रेंटल भी देखा जाए तो वो 50 लाख से ज्यादा होगा, लेकिन ये तब तक है जो रिटायरमेंट की है। तो मैं इसको इस रूप में नहीं देखता हूँ कि किस केंद्रीय कर्मचारी का है या क्या है, मैं इसको तनख्वाह वृद्धि देखता हूँ। दूसरी बात, अगर शासकीय कर्मचारी में देखा जाए, जैसे कि आपने कहा कि राज्य में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये भारत में ये थोड़ा सा रहा है कि यूनिटरी इन स्पिरिट एंड फेडरल इन स्ट्रक्चर जो भी अपने देश का है कि राज्य का एक अलग चलता है, केंद्र का अलग। हालांकि ये वेतन आयोग केंद्र का है तो हम केंद्र तक सीमित रहना चाहेंगे। इसमें अगर देखें तो ये हर 10 साल में रिवाइज होता है। दूसरा, अगर आप देखें तो यहाँ प्रमोशन पॉलिसी या इंक्रीमेंटल पॉलिसी कभी भी परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है सरकार में, ये हमेशा सीनियोरिटी बेस्ड है। डीए बढ़ते हैं हमेशा 3% के आसपास, अगर आप औसत माने तो हर 6 महीने में। नॉर्मली 1 जनवरी 1 जुलाई उसका एक ड्यूरेशन रहा है, 3% बढ़ता है, जितना आप महंगाई भत्ता मान ले एक किस्म से। आखिर परफॉर्मेंस बेस्ड इसमें नहीं है तो इनके पास एक सैलरी अभी अचानक से ये वेतन आयोग आएगा 30 से 40% वृद्धि होगी, ये मैच करेंगे। अगले 10 साल तक के लिए फिर ये 3% बढ़ता रहेगा, ये तो नहीं रहेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं
ये आज भी डिस्पैरिटी को उत्पन्न करती है और इस कारण से आज भी इफिशिएंसी लेवल गवर्नमेंट सर्वेंट में कम देखा गया है। मैं इफिशिएंसी लेवल की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो काम कर रहा है उसको भी उतनी तनख्वाह, जो नहीं कर रहा है उसको भी उतनी तनख्वाह। इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। मैं इस एंगल पे भी देखता हूँ राजीव। दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि या इसको मैं कोई नया नहीं है, हर 10 साल में आता है जैसा कि आपने कहा। और बात रही राज्य की, तो आज हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं और मैं कल ही एक रिपोर्ट देख रहा था कि आज 60,000 करोड़ का बजट डिफिसिट है। अगर लोन से देखा जाए, जो मतलब एनुअल बजट का टोटल डेप्ट ऑन द गवर्नमेंट जो है वो 60,000 करोड़ ज्यादा है। ऐसे में आप यह बिल्कुल भी उम्मीद न करें कि राज्य सरकार इसको दे रही है। बिहार में चुनाव है, वहाँ घोषणाएं चाहे जो हो जाए, आप बजट देखिए वो बात अलग है। और केंद्र सरकार की है 18 महीने की अवधि थी, 25 में इसकी घोषणा हुई थी, जनवरी 26 से लागू होने की आशंका थी। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अंतर होगा और 30 से 35% की वृद्धि होगी, जिसको अगर उसी कद के, जिस कद में सरकारी नौकरी में कोई काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट से देखा जाए तो अभी भी कम होगा या समानांतर होगा। 35-40% की वृद्धि कई मैं देखता हूँ। लेकिन अगर साथ में मैं एक सुझाव के रूप में आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहूँ तो मैं चाहूंगा कि जो ये मैट्रिक्स है इसमें आज भी एक परफॉर्मेंस बेसिस होना चाहिए, उसकी भी कहीं ना कहीं एक स्केलिंग होना चाहिए। वन साइज फिट्स ऑल ये नहीं चलना चाहिए। जी राखी जी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। विजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, विजय जी हमारे साथ नहीं कनेक्ट है। विपिन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, बिल्कुल मैम। हाँ विपिन जी, क्योंकि हालांकि ये पूरी सौगात जो है ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, लेकिन हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हो सकता है, जैसे 7वां वेतनमान आयोग हुआ था, उसके बाद हो सकता है ये भी आने वाले समय में राज्य के कर्मचारियों को भी इसकी कहीं ना कहीं सौगात मिले। तो हम इसके दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। कितना सफल मानते हैं, कितना अच्छा कर्मचारियों के लिए मानते हैं, और आने वाले समय में इससे कितनी ग्रोथ होगी? क्योंकि सिर्फ ये एक बात कर्मचारियों की नहीं है, यहाँ से सैलरी से लेके पेंशन तक का पूरा क्राइटेरिया इसमें पूरा डिफाइन किया गया है कि कैसे कैसे आपको चीजें मिलेंगी। जब केंद्र का वेतन आयोग लागू होता है तो राज्यों में भी लागू होता है, क्योंकि राज्य सरकार से हम कर्मचारियों का समझौता है। अगर बात करें राजस्थान में भी वह लागू होगा, हर 10 साल बाद लागू होगा, 2016 के बाद 2026 में। अगर बात करें, सरकार को यह लागू पहले से ही कमेटी बना देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार की मंशा की अगर बात करें, अब बात करें छठे वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग में काफी डिफरेंस था। छठे में पूर्ववर्ती सरकार थी और 7वें में वर्तमान सरकार थी। छठे में 40% की ग्रोथ हुई थी और यहाँ करीब 13 से करीब 20% की ग्रोथ हुई थी। तो इतनी ग्रोथ नहीं मिल पाई थी, कर्मचारियों को काफी निराशा हुई थी। वहीं अब की बात करें तो कर्मचारियों में कोई ज्यादा आशा नहीं है, क्योंकि यह आयोग पहले हो जाता। आज आपने दिल्ली चुनाव के समय इसको घोषित किया, आज 10 महीने बाद कमेटी बनाई है। सरकार की मंशा पे सवाल होता है कि 10 महीने क्यों लग गए कमेटी बनाने के? और जब 1 जनवरी 2026 से लागू होना था तो 18 माह उस कमेटी को समय दिया गया है। यानी कि अगला इलेक्शन जो 5 स्टेटों में है, तो सरकार को इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखे। कर्मचारी सरकार का अंग है। जब कर्मचारी की सैलरी बढ़ेगी तो नीचे महंगाई बढ़ रही, तो कर्मचारी की सैलरी तो बढ़नी चाहिए। वो सरकार का अंग है। सरकार महंगाई बढ़ा रही है तो कर्मचारी को भी सैलरी मिलना चाहिए। तो उम्मीद सरकार से कम है। सरकार ने पहले भी कोरोना में जो दिया था, वो फ्रीज किया था, वो आज तक नहीं दिया हुआ। तो सरकार से हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। पिछले वेतन आयोग में करीब 200 तरह के भत्ते बंद कर दिए थे सरकार ने। 7वां वेतन आयोग इसी सरकार ने दिया था। तो उम्मीद सरकार से नहीं है कि साहब सौगात मिल जाएगी, महंगाई भत्ता जो हमारा मर्ज है वही होगा। फिटमेंट की बात करें, छठे में 1.87 से हुआ था, दूसरे में 2.57 से हुआ था। अब उम्मीद करें तो कितना होगा, क्योंकि इस समय महंगाई भत्ता 58% तो चल रहा है, उसको मर्ज कर दिया जाएगा। तो ज्यादा उम्मीद इस सरकार से नहीं है कि सरकार क्या करना चाहिए। सरकार बिल्कुल सरासर गलत है। कर्मचारी सरकार का अंग है। जिसकी सरकार है, कर्मचारी उसका है। इसको लोक लुभावन इस तरीके से नहीं देखना चाहिए सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है विपिन जी, वापस आऊंगी। यशवंत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। यशवंत जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। यशवंत जी, आप तो केंद्रीय कर्मचारी परिसंघ से ही हैं और आप लोगों के लिए तो ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ा तोहफा है। जहां तक हमारे साथ आज हमारे पैनल में सभी ऐसे एक्सपर्ट भी हैं, पॉलिटिकल रूप से भी लोग बैठे हुए हैं। होता है और कर्मचारियों के लिए सोचती है सरकार। आने वाले समय में इसे किस तरह से देखा जाता है? सबसे बड़ा जो मैं इसमें टास्क देखती हूँ वो ये देखती हूँ, जो 3 सदस्यीय समिति है जो सारी चीजों को देखेगी, एक पूरी चीजों को तैयार करके और सामने रखना है।
तो प्रॉपर तरीके से किन चीजों का पालन किया जाएगा, वो टाइमली तैयार हो जाए, तब तो जाके उस पर काम हो पाएगा। इसे कितने वक्त में सफल होते आप देखते हैं? 18 महीने में ये सिफारिशें देनी है, 3 सदस्यीय आयोग है, कितना सफल होगा और जल्दी से जल्दी लाभ मिले? मैं आपके इस चैनल में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं उपस्थित हो पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु जो आपने प्रश्न किया और जो अभी जो तथ्य सामने हमारे हैं, मैं उसकी रोशनी में आपके सामने कुछ बातें मैं आपको रखना चाहता हूँ आपके दर्शकों के लिए। 9 महीने में सरकार इस आयोग के गठन की घोषणा को अप्रूव करती, 18 महीने में इसको कहा जाएगा रिपोर्ट देना है। इसके बाद में सरकार के पास में भी अपना एक समय होगा उसको लागू करने की। अब जब हम आयोग की हम बात करते हैं, या कल जिस तरह से जो प्रेस नोट इशू हुआ, उसमें आयोग के पास में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो है कि किन शर्तों के आधार पर आयोग को ये कार्य करना है। इसके पहले तक आयोगों के ऊपर इस तरह की शर्तें थोपी नहीं गई थी। मैं वर्षों से तीसरे वेतन आयोग से ये आयोगों के गठन को और सारी प्रक्रिया को बहुत नजदीक से देख रहा हूँ। तब ये ऐसी परिस्थिति नहीं रखी गई थी। अभी जो मुख्य बातें हैं, आयोग को ये देखना है कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, देश की राजकोषीय विवेकशीलता की आवश्यकता कितनी है, विकास के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित होंगे या नहीं होंगे, वित्त पोषित और गैर अंशदायी पेंशन योजना की लागत। अब ये जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ा हुआ ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसके ऊपर मैं 1 मिनट के बाद में इस पे बात करूंगा। राज्य सरकारें सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव, ये जो 4-5 जो चीजें रखी गई हैं, इसमें जो वित्त पोषित और गैर अंशदायी पेंशन योजना, क्योंकि पेंशन योजना जो पुराने कर्मचारी थे वो कोई अंशदान पेंशन में नहीं करते थे। जब 1 जनवरी 2004 से जो कर्मचारी सेवा में आए, उन्होंने कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड में उन्होंने उसको अंशदान देना शुरू किया 10%, और सरकार ने अपनी तरफ से पहले 10% देती थी और उसके बाद में उसको बढ़ा के उन्होंने 4% और किया तो 14%, यानी अब इसमें 24% का अंशदान हो रहा है, जिसको एनपीएस में लिया गया। इसके बाद में 1 जनवरी 2025 से उसमें अभी यूपीएस उन्होंने लेकर आए हैं। यूपीएस अभी तक लोगों को पूरी तरह से समझ में आई नहीं। अब ये इसको हम इन तीनों तथ्यों को अगर वेतन आयोग के संदर्भ में लें, तो ये चूंकि एक संवैधानिक व्यवस्था है राखी जी, हर सरकार इसमें अपने कर्मचारियों को 10 साल के बाद में, बैंकिंग और दूसरे सेक्टर से उनमें 5 साल के बाद में, प्राइवेट में उनके अपने संस्थाओं के माध्यम से उनके कारपोरेट हैं, तो अलग अलग दशाओं में, और केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन संशोधन 10 वर्षों के बाद में होता है। इन 10 वर्षों में आने वाले 10 वर्षों का हिसाब लिया जाता है कि अब हम आज अगर हम इस वेतनमान को निर्धारित करें तो आने वाले 10 वर्षों की महंगाई, 10 वर्षों की जीवन यापन की व्यवस्था और उनके लिए क्या हम उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि सरकारें हमेशा कल्याणकारी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों का ही काम कल्याण का है। 60 लाख कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं या 50 लाख कर्मचारी हैं पेंशन भोगी, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उन्हें उनका देय समय पर मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, या उसमें और विलंब होने की आशंका है। अभी जिस तरह की चीजें उठ रही हैं कि हर चीज चुनाव के नजरिए से देखी जा रही है, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, हम इसको चुनाव के नजरिए से नहीं देखते। हमें नहीं मिलेगा, हम लड़ाई लड़ेंगे। हमने लड़ाई लड़ी। सरकार ने पहले भी कहा था कि ऐसी कोई हमारी योजना नहीं है। आपको भी याद होगा कि दिल्ली के चुनाव के पहले ये बात कही गई थी। सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया था कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम 8वां वेतन आयोग गठित करें। उसके साथ साथ ये भी एक बात है कि जब समय 18 महीने का जिस समय कोविड का काल आया था, तो उतने समय डीआर और डीए दोनों के एरियर रोक दिए गए थे, जो आज तक जारी नहीं किए गए। हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बढ़ रही है, बन रहे हैं, दूसरी तरफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि हमारी इकोनॉमी का शेप क्या है। वो हमारा विषय नहीं भी है, लेकिन चूंकि हम भी सरकार हैं, हम भी काम करते हैं सरकार के लिए, हम जनता के बीच में जाकर, मूल रूप से चूंकि मैं आयकर विभाग से हूँ, तो हम भी जनता के बीच में जाकर सरकार से के लिए राजस्व एकत्रित करते हैं, और भी दूसरे डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से लगातार जनता की सेवा और सरकार के बीच में एक पुल का काम करते हैं। तो मेरा आपके इस विद्वान पैनल के सामने और आपके सामने जो मेरा तथ्य है वो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बिना किसी प्रकार की राजनीति में उलझे हुए जो एक जीवन यापन का जो सूचकांक है, मूल्य सूचकांक है,
उसमें उन सारी चीजों की तरफ हमको ध्यान रखना चाहिए। उसके आधार पर जो कर्मचारी को मिलना है उसके लिए बार बार, क्योंकि जिस तरह से अभी मीडिया में एकदम से उछाल आ गया कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई, ऐसा लगने लगा जैसे कर्मचारी बहुत बड़ा, उनके पास में बहुत कुछ अकूत खजाना मिल गया हो। 7वें वेतन आयोग में 14% की बढ़ोतरी हुई थी, 6वें वेतन आयोग में 40% की बढ़ोतरी थी। आज इन शर्तों के आधार पर जब हम पहले से ही क्लियर कर दे रही है सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, तो जब जो वेतन आयोग की अध्यक्षा है माननीय रंजना जी, जब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी तो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एक तरफ कर्मचारियों का पक्ष होगा जो ये मांग करेगा कि हमको आने वाले 10 वर्षों के हिसाब से हमें व्यवस्थाएं दीजिए, और दूसरी तरफ सरकार के टर्म्स ऑफ रेफरेंस से जो ये कहेगा कि नहीं, आप कर्मचारियों को कुछ भी देने के पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि देश के ऊपर उसका किसी प्रकार का दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो मैं इस बात को मानता हूँ, ये रिपोर्ट शायद उतनी व्यापक, व्यवहारिक और कर्मचारी पक्ष के हिसाब से शायद, हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो, और यदि मेरा अनुमान गलत होगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जितने भी इस तरह की जो घोषणाएं हैं वो केवल घोषणाएं बनकर रह जाएं और आगे जाकर कर्मचारियों और पेंशनरों को फिर अपनी मांगों के लिए सड़क पर संघर्ष करना पड़े, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की जो विसंगतियां हैं वो बीते 10 वर्षों के संघर्ष के दौरान भी आज तक उनका निराकरण नहीं हो पाया। मैं इतना ही आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। अगर कोई आवश्यकता होगी तो मैं आपके सामने। बिल्कुल ठीक है यशवंत जी, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ विजय जी भी जुड़ गए। विजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ। हाँ विजय जी, क्योंकि आप तो संरक्षक हैं, पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सौगात बिल्कुल बोली जा सकती है, आने वाले समय में राज्य सरकारों को भी मिलेगा, क्योंकि हमेशा से होता आया है। ये अभी विपिन जी भी कुछ देर पहले कह रहे थे। लेकिन हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि ओवरऑल जो अभी यशवंत जी ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया कि 7वें वेतन आयोग की जो चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से जो उसका एक्चुअल में लाभ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि आपने इतना % बढ़ा दिया तो हो जाएगा। मतलब सैलरी से लेके आपकी सारी चीज़ों की कटौती से लेके आपके पेंशन तक की पूरी एक क्लियरिटी है उसमें। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए वहाँ से वो कह रहे हैं कि 10 साल में चीज़ें होती हैं, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो 8वां वेतन आयोग की आया है, मंजूरी हो गई है, तमाम चीज़ें जाएंगी, आगे बढ़ेंगी, तब ये इम्प्लीमेंट होगा। तो आप इसे कैसे देखते हैं? मतलब आपका कोई सुझाव हो? मेरा तो एक ही सुझाव है, 1 नेशन 1 पेंशन, वैसे ही 1 वेतन। समानता की बात करें, इक्विटी बिफोर लॉ की, हर 10 वर्ष में एक बार वेतन आयोग का गठन होता है। इस समय वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में कहा वेतन आयोग का गठन नहीं होगा। मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जैसे घर में बुजुर्गों को बोझ समझा जाता है, ये बुजुर्ग हो गए हैं, वैसी वेतन आयोग कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशनरों को बोझ समझ रही है, और ये 8वें वेतन आयोग में पेंशनरों को पेंशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात आपको बताऊं मैं, 18 महीने बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी। कोई जरूरी नहीं है सरकार रिपोर्ट को पूर्णतः लागू करे। सरकार की जो मंशा होगी उस रिपोर्ट में काट छाट भी होता है। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, आज भी पूर्णतः 7वां वेतनमान लागू नहीं है। अब आप 8वें वेतन की बात करिए, 18 माह बाद रिपोर्ट आएगा। ये लागू कब होना है? 1 जनवरी 2026 को। 1 जनवरी 2026 आने में कितना दिन है? 2 माह का समय बाकी है। 2 माह का समय बाकी है। आप आयोग को 18 महीने का समय दे रहे हो, फिर वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। कभी कभी आयोग और समय मांगता है कि हमको समय दिया जाए। कुल मिलाकर हमारा कहना, हमको वेतन आयोग नहीं चाहिए। आप 6वें वेतनमान में जो वेतन व्यवस्था थी उसको लागू कर दीजिए, और देश में 6वें वेतनमान के समय जो महंगाई था, जो डीजल, जो पेट्रोल, जो सोना चांदी, उसको लागू कर दीजिए। हमेशा 10 वर्ष में बढ़े हुए महंगाई को समायोजन करने के लिए, कर्मचारियों के, पेंशनरों के क्रय शक्ति को समायोजित करने के लिए वेतन पुनरीक्षण होता है। लेकिन सरकार उसका दुरुपयोग करके कर्मचारियों को अपना दुश्मन समझती है, पेंशनरों को अपना दुश्मन समझती है। आज छत्तीसगढ़ में और देश में 3 प्रकार के पेंशन है। अभी जो 1 अप्रैल 25 से जो पेंशन लागू किया केंद्र सरकार ने, उसमें पेंशनर बंद होने की बात हो रही है, पेंशन काटने की बात हो रही है। क्या आप अपने बुजुर्ग के साथ ऐसा करेंगे?
तो कहीं ना कहीं ये धोखेबाजी है और इसको कम समय में 2 महीने के समय में 1 जनवरी के पहले रिपोर्ट मंगाया जाए और उसको एज इट इज रिपोर्ट को लागू किया जाए, क्योंकि जज महोदय भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। जो अध्यक्ष बने हैं वो महंगाई भत्ता को समझते हैं, गृह भाड़ा भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, ये सब को अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, वापस आऊंगी। अनिल जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। अनिल जी, देखिए, अब 3 सदस्यीय जो आयोग है वो 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगी। कैसी होंगी, क्या चीजें जाएंगी और उसमें क्या काट-छांट हो सकती है, सरकार की तरफ से क्या होगा, सारी चीजों को आने वाले समय में देखेंगे। अभी वक्त है फिलहाल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक चीज देखने की जरूरत है। हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं, देखिए, कोई राज्य कर्मचारी संघ से है, कोई पेंशनर्स एसोसिएशन से है, हमारे साथ केंद्रीय कर्मचारी परिसंघ से भी। ये लोग क्या है, जुड़े हुए हैं कर्मचारियों से, काम में हैं, तो उनकी समस्याओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता है कि 6वें वेतन आयोग में क्या हुआ, 7वें में क्या हुआ, अब आप 8वां दे रहे हैं। मुझे लगता है आयोग अपना काम करेगा जो समिति बनाई गई है, लेकिन सरकार इतनी अच्छी सौगात देने के बावजूद, देखिए, सैलरी बढ़ेगी तो उसको सौगात तो कहा जाएगा, इसे तो हम नकार नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी वो जो एकदम से बड़ी खुशी होती है वो नहीं है, उनको पीड़ा है। तो इस बात को सरकार को समझना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा बढ़ाइए, लेकिन बाकी चीजों में जो आप कर सकते हैं, जो ये चाह रहे हैं, उनको करने में समस्या ना आए। जी, मैंने विपिन जी को, यशवंत जी को सभी को सुना है और सभी के महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, लेकिन सरकार का अपना सोचने का मापदंड होता है। सरकार को जहां अपने कर्मचारियों की चिंता होती है, वहां सरकार को देश की आम जनता की भी चिंता है, देश की रक्षा की भी चिंता है और देश के विकास की भी चिंता है। यानी सरकार को हर पक्ष पर देख करके फैसला करना है और सरकार, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो इसके अंदर जब सब में आ गए तो हमारे केंद्रीय कर्मचारी भी आ गए। उनको जो भी सरकार ने फैसला करा है वो कर्मचारी के हित में है। आयोग जो रिपोर्ट देगा वो भी कर्मचारी के हित में देगा, लेकिन इसके अंदर जो सबका प्रयास, जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, जैसे भी इनसे पहले हमारे एक साथी ने कहा कि जो उनकी काम करने की शैली है, जो परिणाम देते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता। तो इसमें मेरा कि सभी कर्मचारियों को मिलकर के जो उनकी अपनी ड्यूटीज है, उन ड्यूटीज को ईमानदारी से निभाएं तो देश तेजी से तरक्की करेगा और स्वाभाविक बात है, तेजी से देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़िया होगी तो उन सबका लाभ हम सबको मिलेगा। दूसरा, एक चुनावी दृष्टि की बात भी मेरे सामने आई थी, विपिन जी ने चुनाव वाली बात कही थी। एक ये भी विडंबना है कि देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं और जब चुनाव होते रहते हैं, सरकार कोई भी घोषणा करती है तो माननीय विपक्षी दल भी इस बात को कहता है कि चुनाव की दृष्टि से ये काम कर रहे हैं। हमारे माननीय सांसद, हमारे सभी मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें भी कुछ का दृष्टिकोण था चुनाव की वजह से करें। भाई, चुनाव होते रहते हैं तो देश का विकास नहीं रुक सकता, चुनाव होते रहेंगे तो देश की डेवलपमेंट नहीं रुक सकती, चुनाव होने तो क्या कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने भी रुक जाएगी क्या? तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि एक नेशन एक इलेक्शन, जैसे अभी आपने विजय जी ने कहा एक नेशन एक पेंशन एक वेतन, उन्होंने अपने हिसाब से कहा, लेकिन एक नेशन एक इलेक्शन की भी अगर प्रक्रिया शुरू होगी तो बार बार सरकार पर जो आरोप लगते हैं कि चुनाव की दृष्टि से ये वेतन 8वां वेतन आयोग दे रहे हैं, चुनाव की दृष्टि से फैसले कर रहे हैं, वो चीज अपने आप खत्म हो जाए। सरकार के 5 साल तक पूरा ध्यान देश के विकास पर, काम पर लगेगी। तो ये जो स्थिति है, और इसके अंदर चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे आम जनता के लोग हों, सबका विकास की चिंता सरकार को है। सरकार सबका संतुलन बना करके सारी चीजों को विचार विमर्श करके आगे फैसले लेती है और ये निश्चित तौर पर अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है कि सरकार उनको 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए जा रही है और उसके लिए उन्होंने आयोग का गठन कर दिया है और उसकी रिपोर्ट जो आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर सभी को लाभ मिलेगा। सबको इसकी खुशी मनानी चाहिए और निश्चित तौर पर हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, देश तरक्की कैसे हो, देश विश्व गुरु कैसे बने, हमें देश के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, शिवानंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? शिवानंद जी, हाँ राखी जी, हाँ जी। शिवानंद जी,
कर्मचारियों को सौगात, हाँ, 3 राखी जी। सदस्यीय आयोग बनेगा, सिफारिशें आएंगी, आगे बढ़ेंगी, इम्प्लीमेंट होगा। सबके सुझावों को भी आपने सुना, क्योंकि एक विपक्ष का भी अपना एक सुझाव होता है, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे आप इस सौगात को देखते हैं और आने वाले समय में कितना सफल देखते हैं कर्मचारियों के लिए? देखिए, जब से गुड इवनिंग राखी जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। जब से नरेंद्र मोदी अलीबाबा चालीस चौर पार्टी आए हैं, तब से सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हो या स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी हो, उनका हालत बेकार हो गया। महंगाई चरम पर है। 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, 15 लाख रुपए नहीं दिया। बिजली का रेट कितना महंगा हुआ है, अदानी को दे के रखा है। करे तो क्या करे? बच्चे पढ़ाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उन्होंने किसी को घर लेना है, हेल्थ का इश्यू है, स्वास्थ्य का इश्यू है, डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, सब फेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, फेक इन इंडिया बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने अभी बिहार इलेक्शन चुनाव सामने रख के उन्होंने प्लान किया, ये मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ। अगर करना ही नियत अगर ठीक है तो इतना देखो, 10 साल लगाने की कोई जरूरत नहीं। महंगाई कितना चरम पर है, उनको समझना चाहिए। देखिए, अगर प्रशासन अच्छे उनको स्वास्थ्य के बारे में, उसके हाउसिंग के बारे में, उसके फैमिली के बारे में, बच्चे के बारे में सोच के है। आज भी परमानेंट जॉब नहीं है, वो भी 2 ईयर 3 ईयर, वो भी टेम्पोररी जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। इसलिए लोग बहुत घबरा हुए हैं। और नरेंद्र मोदी को मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ। निर्मला सीतारामन को कुछ समझता नहीं। पीएम ऑफिस से फाइल आती, रबर स्टाम्प लगाती है, और गोर गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिल रहे। सिर्फ एसी में नरेंद्र मोदी अलीबाबा चालीस चौर पार्टी घूम रहे, लेकिन कर्मचारियों के बारे में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया नरेंद्र मोदी 11 साल में। इसका मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी राम को मैंने लाया, राम तो सबक सिखा दिया। अरे राम के बदले पहला कर्मचारी को सुख शांति दे दो, उनका हेल्थ स्वास्थ्य रहे तो काम अच्छा कर सकते, प्रगति हो सकते, डेवलपमेंट हो सकते। हिंदुस्तान सर्वोपरि है। सर्व कर्मचारी को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप जो इतना 8 वेतन आयोग जो बनाया, ये मैं निश्चित करना चाहता हूँ। इसमें कुछ नहीं होने वाला है। किसी का महंगाई चरम पर है। जीएसटी देखिए, अभी 11 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अभी कम किया। उसके ऊपर मीडिया में इतना दिखा रहे, मैंने बहुत बड़ा किया। अरे गोर गरीब दलित तो सुसाइड कर दिया, आत्महत्या कर दिया। कितना कर्मचारी के ऊपर अन्याय हो रहे। जब से नरेंद्र मोदी आया, तब से SC ST माइनॉरिटी किसी को भी न्याय नहीं मिल रहे। IAS हो, IPS हो या ऑफिसर कर्मचारी सेंट्रल का, मेरे को नहीं लगता है ये फेक इन इंडिया में नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे। और आने वाले 2027 में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल इलेक्शन सामने रख के इन्होंने 2026 जनवरी में करने का था, लेकिन उन्होंने सब गुमराह कर रहे, लोगों को चीटिंग कर रहे। और चोर गद्दी चोर, इनको कुछ भी आता नहीं है। तुरंत गादी खाली, उनका चेयर खाली करके गोर गरीब दलित पिछड़ों के सरकार लेके आएंगे। इंडिया गठबंधन सरकार आने के बाद अभी कर्मचारियों को जो सैलरी मिले हम दुगना कर लेंगे, उनका स्वास्थ्य की देखभाल कर लेंगे। ये गारंटी के साथ बोलता हूँ। हमारे नेता राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, पूरी तरह से तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर स्टालिन जी, ममता बनर्जी, हम पूरी तरह से, अगर इन्होंने 8वां वेतन आयोग जो बोल रहे हैं, हम डबल दुगना कर लेंगे पूरा का पूरा। मैं निश्चय करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं, सिर्फ अलीबाबा चालीस चौर पार्टी अपने बारे में, अडानी, मुकेश अंबानी, अदानी के बारे में सोचते हैं। कोई भी डेवलपमेंट नहीं। राम मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, मंदिर मस्जिद करना, यही लक्ष्य है। इन्होंने गोर गरीब दलित पिछड़ों कर्मचारी को कुछ भी नहीं दिया। उनके बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। उनका स्वास्थ्य के बारे में, आज भी रिटायर्ड हुआ तो भी उनका घर कर्जा में, आज भी लोन, होम लोन पे कर रहे। ये ठीक नहीं है। कुछ भी सुविधा 11 साल में सत्यानाश, पूरा हिंदुस्तान में कर्मचारी को पूरा सत्यानाश कर दिया नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारामन। आज खुद सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं, ये नाचने वाली को इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बना के रखा है, इसको कुछ समझता नहीं है। अगर समझता है, स्वर्गीय आदरणीय मनमोहन सिंह साहब ने कर्मचारियों के बारे में, गोर गरीब दलित पिछड़ों के बारे में, केंद्र शासन के बारे में उन्होंने, अभी देखिए LIC, इतना बड़ा LIC अदानी को दे के रखा। अदानी कल जैसा नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसा भाग गए तो क्या करेंगे गरीब लोग? कर्मचारी को वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर रहे। मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं। हम बिहार इलेक्शन के बाद, इंडिया गठबंधन की सरकार आने के बाद
सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो सैलरी हम दुगना करेंगे, एक गारंटी के साथ, डंके के साथ। महंगाई चरम पर 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया, गोर गरीब दलित पिछड़ों सुसाइड कर रहे, कुछ भी लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी फेक झूठ बोलते हैं, और यहाँ बोल के बिहार चुनाव आगे रख के इन्होंने कर रहे 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। 26 माता भगिनी के नाम पे, सिंदूर के नाम पे राजनीति करते हो। आज भी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे सिंदूर महीना, ऑपरेशन सिंदूर महीने रुकाया। मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ, मैं निषेध करना चाहता हूँ। इसमें कर्मचारी के हित में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मीडिया में दिखा रहे, लेकिन कर्मचारी को जेब में 1 रुपया आया नहीं है। बेचारे लोगों ने, मेरे भी भाई, मेरे भी पापा, बहुत लोग इसमें, मेरे भी रिलेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट में IAS IPS, कुछ भी लेना देना नहीं है। महंगाई चरम पर है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं नरेंद्र मोदी जी, झोला लेके जल्दी जाइए, गोर गरीब दलित पिछड़ों किसानों की सरकार आने दो, न्याय मिलने दो। इनका सेंट्रल गवर्नमेंट का हम दुगना सैलरी करेंगे डंके के साथ। ठीक है। हाँ अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। मैं कहना चाहूंगा शिवानंद जी थोड़ा ध्यान से सुन लें। मेरे शिवानंद जी के भाई जो कांग्रेस के हमारे नेता हैं, वो उन्होंने बहुत चीजें फटाफट कह दी, लेकिन आप देश का विकास नहीं चाहते, आप देश में दंगे कराना चाहते हो। आप कर्मचारियों के पक्षी बात करते हो, जिन सरकार को आप, जिनका जो आपके समर्थन में है, वो चुनाव आयोग के लोगों की टांगे तोड़ने की बात कहते हैं, वो भी सरकारी कर्मचारी जिनकी आप टांगे तोड़ने की बात कहते हो। आज यहाँ बैठ करके आप कर्मचारियों के पक्ष में बोल रहे हो, और जो तुम्हारे गठबंधन में शामिल है ममता बनर्जी जी, वो कर्मचारियों की टांगे तोड़ने की बात कर रही है, वो जान से मारने की बात कर रही है। क्या वो हमारे क्या कर रहे हैं भाई? अब देखो, आप बिल्कुल ना बोलो। आप जब आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था ना। आप कुछ नहीं सुन सकते, आप सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है ना। जो चोर है वो चोर की बात करेगा। आप खुद जमानत से बाहर हो, आप खुद जमानत से बाहर हो। लालू यादव जब सारे चोर के घोटाले, चलिए मैं अनिल जी आपको, शिवानंद जी आपको, पहली बात तो हम कर्मचारियों पे बात कर रहे हैं, तो लालू जी को बीच में मत लाइए, ना बिहार को लाइए, ना कुछ और लाइए प्लीज। हम कर्मचारियों पे बात कर रहे हैं, 8वें वेतनमान की बात कर रहे हैं, हम उस पे ही रहे। उससे संबंधित जो भी बात करनी है करिए, इधर उधर मत जाइए प्लीज। बाकी लोग भी होते हैं जिनके इंपॉर्टेंट पॉइंट आना जरूरी होते हैं, प्लीज। बात करें, स्टालिन बात किसने करी? जिसने ये कही उत्तर प्रदेश बिहार वालों को शौचालय साफ करने वाले लोग कहते हैं, आप उनकी बात कर रहे हो। आप उनकी बात कर रहे हो, जो सनातन धर्म को गाली देने की बात करें, आप उनका नाम लेकर बात कर रहे हो। वो आपके गठबंधन में शामिल है। आप देश को गर्भ में नहीं जाना चाहते हो। आज देश आगे बढ़ रहा है, आपकी आंखों में किरकिरी हो रही है। शिवानंद जी, अनिल जी, शिवानंद जी प्लीज देखिए, बिहार की डिबेट बहुत करते हैं सर, बाद में बैठ जाएंगे प्लीज। किसने किसको कहा मुझे उससे मतलब नहीं है फिलहाल, आज तो बिल्कुल नहीं। आज कर्मचारियों के हित की बात हो रही है, या कोई ऐसी चीजें हैं जो उनको लाभ नहीं मिल रहा, हम उसकी बात कर लेना प्लीज। हम क्यों बिहार और क्यों हम राजनीतिक रूप से इस चीज को ले जा रहे हैं, प्लीज उस पर आपके सुझाव हो। आप उसको सकारात्मक देखते हैं, नकारात्मक देखते हैं, तो क्यों देखते हैं, उस पर बात करिए सर। फिर ममता बनर्जी आ गई बीच में। पहली बार ऐसा हुआ है जो टैक्स में कमी हुई है। आपके राज्य में हमेशा टैक्स बढ़े हैं, हमने देश के माध्यम से टैक्स घटाया है। आपने बोला, आप कर्मचारियों के हित की बात कहाँ कर रहे हो? आप तो कर्मचारी टांग तोड़ने की बात करते हो। आप कर्मचारियों के हित की बात कहाँ करते हो? आप कर्मचारी हित की बात नहीं करते हो। अगर देश कम करा है, चलिए ठीक है अनिल जी और शिवानंद जी, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए प्लीज। जो एक्सपर्ट बैठे हैं, जो कर्मचारी संघ से हमारे साथ लोग हैं, प्लीज उनके सुझाव, उनकी बातें बहुत जरूरी हैं। जो एक बड़ा तबका होता है कर्मचारियों का, राज्य के हों, केंद्र के हों, सबके लिए, उन तक ये चर्चा जब जाएगी उनके लिए बहुत जरूरी होगा। आप समझिए, उन सुझावों पर, उन पॉइंट्स पर विस्तार से बात करिए। पॉलिटिकल एंगल प्लीज मत लाइए इस बीच में, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है? और मैं वापस आऊंगी, अब 1 मिनट रुकिएगा। एक बार फिर से मैं यशवंत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आप संविधान हाथ में लेकर घूमते हो, संविधान की हत्या करते हो। आप संविधान दिखा रहे हो, आप संविधान के हत्यारे हो। यशवंत जी, जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ यशवंत जी, मुझे क्योंकि समय बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं चाहती हूँ आप जितने भी लोग एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, देखिए जो भी चीजें, 18 महीने का समय अभी काफी वक्त है इसमें, ये सिफारिशें होंगी, ये जाएंगी, और क्या हटेगा, क्या जुड़ेगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट, यानी 100% सब कुछ हो जाना। मुझे एक सवाल ये भी है कि यदि ये बात भी इस पैनल में रखी एक्सपर्ट्स ने कि 7वें वेतनमान का ही पूरा लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है, आप 8वां लेकर आ गए हैं, इससे अच्छा तो 6th पे कमीशन था, आप उनको पूरा करा दीजिए। तो ये एक लॉलीपॉप जैसा ना हो, इस चीज को प्रॉपर समझ के
काम करा जाए तो अच्छा होगा। क्या मानते हैं इसको, क्या सुझाव है आपका? आपका कहना बिल्कुल उचित है। बेशक हम अपने तौर पे हम भी यही चाहते हैं कि विसंगतियां समाप्त हों और जो कर्मचारियों की जो पक्ष है उनकी बातों को सुना जाए। मैं जो इसके पहले जो पैनल में जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, मैं उन आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको सुन पा रही हूँ, लेकिन आवाज जो है आपकी काफी ब्रेक हो रही है सर। शायद आप बाहर हैं, ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा। बाहर हूँ, हाँ, मैं बाहर हूँ। हाँ बोलिए। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ अभी आ रही है, बोलिए। जी, तो देखिए, मैं इस राजनीति के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। जब शुरुआत में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय इंटक एक बहुत बड़ा संगठन बना। उसके बाद में जब संयुक्त सरकार आई तो एचएमएस इनका एक संगठन बना। फिर उसके बाद में जब बीजेपी की सरकार आई तो बीएमएस संगठन बना। हम उसमें नहीं पड़ना चाहते। हमारा तो सीधा कहना ये है कि जो भी सिफारिशों के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस लगाए गए हैं, तैयार की जा रही हैं, हम उनके आधार पर अधिकतम, क्योंकि सभी सरकारों की यही इच्छा है कि कर्मचारियों का और पेंशनर्स का उनका ज्यादा से ज्यादा कल्याण कैसे हो सकता है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हम कैसे दे सकते हैं। बेशक आज सरकार जो भी नारे दावे करे, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका भला हो, सबकी इच्छा, तो सरकार है कौन? कर्मचारी ही तो सरकार के अंग है ना। वही तो सारी चीजों को जाकर करते हैं। तो कर्मचारी तो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए ही कार्य करता है। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि विभागों में लाखों की तादाद में पद खाली पड़े हुए, एक कर्मचारी के ऊपर 3 कर्मचारियों के बराबर का बोझ पड़ा हुआ है, हम उन सारी चीजों में उन बातों को भी हमको देखना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी, पिछले वेतन आयोग में 18,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी फिक्स हुई थी, जबकि तय हुआ था कि कम से कम 24,000 न्यूनतम मजदूरी होगी, वो नहीं दी गई। इसी तरह से इस वेतन आयोग के सामने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का एक फार्मूला हमें जरूर जानना पड़ेगा कि हमारी न्यूनतम मजदूरी क्या होगी। सिर्फ इस बात से बात पूरी नहीं हो जाती कि 2.5 फिटमेंट फार्मूला होगा, 2.6 फिटमेंट फार्मूला होगा। ऊपर से लेके नीचे तक 4 स्टेप में कर्मचारी काम करते हैं। चतुर्थ श्रेणी जो कि आजकल खत्म हो गई, तीसरे में मर्ज हो गई है, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी, जो जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी तक सर्वोच्च स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो आते हैं। तो इस तरह के लेवल को इसके पहले तक छठे वेतन आयोग ने पे बैंड के हिसाब से निर्धारित किया था, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने पे मैट्रिक्स कर दिया। पे मैट्रिक्स करने के बाद बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आया कि वास्तव में कौन कौन से मैट्रिक्स में जाएगा। वो ऐसी सीढ़ी हुई कि कुछ लेवल ऐसे थे जो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गए, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद भी बीते 10 सालों में जो फिक्सेशन हो रही है वो पिछले वर्ष के आधार पर ही हो रही है, पिछले वेतन आयोग के आधार पर ही हो रही है। तो मैं जो आपके सामने जो तथ्य रखना चाहता हूँ वो ये है कि जो एक औसत जीवन यापन के लिए जो उपयोगी व्यवस्थाएं चाहिए, वो व्यवस्थाओं के लिए ही कर्मचारी अपने लिए मांग करता है। कर्मचारियों को स्वभाव को ये नहीं है कि हर समय कोई लड़ने के लिए तैयार हो, हर समय हम कोई इनकलाब का नारा बुलंद कर रहे हो। लेकिन जो जीवन यापन करने के लिए, परिवार चलाने के लिए, भाई ठीक है, ये बात कही गई कि आप देश के विकास में सहयोग दीजिए, तो हर कोई सहयोग दे रहा है। कर्मचारी तो विशेष रूप से दे ही रहा है। अपने अपने स्तर पर सभी लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जब हम एक बार बात करते हैं कि भाई हम सरकार का अंग हैं, तो एक अंग दूसरे अंग के बिना काम तो नहीं कर सकता ना, अदरवाइज हम तो पैरालाइज्ड हो जाएंगे। हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि हमें ये मांग ही ना रखना पड़े कि हमारे वेतन आयोग के लिए हमको लड़ाई लड़ना पड़े, उसके बाद में उसकी विसंगतियों के लिए लड़ाई लड़ना पड़े। समय ठीक है कि देश में लगातार चुनाव होते हैं, हम भी उसका एक अंग हैं, उसके ऊपर मैं विस्तार से जाना नहीं चाहता। लेकिन अंततोगत्वा बात केवल इतनी ही है कि जो भी एक कल्याणकारी सरकार है, हम तो मानते हैं कि देश ने जो जनता ने चुना है तो जनता ने कुछ सोचकर ही चुना है ना, और जनता को उम्मीद है। आज हम जब ये देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को दोनों टाइम सरकार भोजन करवाने की व्यवस्था दे रही, न्यूनतम जो भी बन रहा है, तो उसके साथ साथ ये जो 40-50 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर, 70 लाख पेंशनर जो हैं, ये तो सिर्फ केंद्र के हैं, अब राज्यों के तो अलग हैं। अभी तो केवल केंद्र के आयोग के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। अभी ऐसा होता है कि अगर सरकार ने 3% डीए दे दिया तो इतना हल्ला मच जाता है कि जैसे बाजार में लाखों करोड़ों रुपए आ गए।
ठीक अरे है, उस कर्मचारी की परिस्थिति तो देखिए कि किस तरह से वो अपने घर को चला रहा है। ठीक है। सरकार के ऊपर बोझ पड़ता है, ये बात हम जानते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए किसी को अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है यशवंत जी, लेकिन जी मैं रोकूंगी क्योंकि समय बहुत तेजी हाँ, से आगे बढ़ रहा है। नहीं, मैं नहीं, चाहती हूँ क्षमा चाहता हूँ मैं। बाकी लोगों की भी प्रतिक्रिया आ जाए। बिल्कुल, शिवानंद जी बिल्कुल। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड रुकिए। विपिन जी, जी विपिन जी आपका कोई सुझाव है, क्या हो सकता है अभी? क्योंकि अभी यहाँ पर चर्चा पहुंच चुकी है कि बहुत सारी चीजों पर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज बोल दिया कि 8वें वेतनमान को मंजूरी मिल गई है तो बस कल से सारी चीजें आ गई, या 18 महीने बाद तुरंत सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें इसके पीछे। तो कर्मचारी, सरकार का अंग कर्मचारी 30 से 35 साल काम करता है और 6 से 7 सरकार वो निकाल देता है, और हमको राजनेताओं की ओर देखना पड़ता है कि वो हमारा कितना वेतन आयोग बढ़ाएगा। ये एक बड़ी विडंबना है। हम बात करें कि कर्मचारी काम नहीं कर रहा, कर्मचारी का आउटपुट नहीं आ रहा, जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु हो गया, जब बात करते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ गए, तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए, जब पैसे देने की बात आती है, कर्मचारियों को डीए देने की बात आती है, तो हम कहते हैं कि खजाना खाली है, ये हमारे पर बोझ है। पेंशनर्स जो है हमारे पर बोझ है। कर्मचारियों पे इतना कर्मचारी अखबार लिखता है कर्मचारियों पे इतना बोझ पड़ेगा, सरकार पे इतना बोझ पड़ेगा। जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है तो हमारे पे बोझ की क्या हो सकता है? या तो सरकार झूठ बोल रही है या हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। एक बात, दोनों में से कोई सी एक बात है। एक राष्ट्र एक चुनाव की अगर हम बात कर लेंगे तो सरकारें 5 साल बाद ही हमको याद करेंगी। ये चुनाव होते हैं, कभी देश का चुनाव हो गया, कभी स्टेट का चुनाव हो गया, तो जरूर कर्मचारी की बात सुनी जाती है। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाएगा तो कर्मचारी के 5 साल बाद ही सुनवाई होगी। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सरकार ने ओपीएस लागू किया, ओपीएस को वापस ले लिया और एनपीएस लागू किया। जब कोई स्कीम आती है, उसमें सुधार के लिए कोई दूसरी स्कीम आती है तो निश्चित रूप से बढ़िया होती है। जब एनपीएस में सुधार के लिए सरकार यूपीएस लेके आई, वो उससे भी गई बतरी थी। केवल पूरे देश में से 80,000 लोगों ने यूपीएस का चुनाव किया, तो यानी कि आपकी जो स्कीम थी बिल्कुल गलत थी। आपको स्वीकार करना चाहिए। एनपीएस में भी कर्मचारी जब रिटायर्ड होगा, 60% पैसा, मैं रिटायर्ड हुआ, मुझे 1 करोड़ रुपया मेरा जमा हुआ, 60 लाख मुझे मिल जाएगा, 40 लाख रुपए से आप मुझे पेंशन दोगे जो बाजार में लगेगा, और मेरी मृत्यु के बाद 40 लाख रुपए सरकार का हो जाएगा। यानी मेरे पीछे जो परिवार है, मेरे बच्चे, वाइफ है, वो क्या मेरा पैसा बाजार में चला जाएगा, 40 लाख मुझे नहीं मिलेगा। ये कहां का न्याय है? ऐसे नहीं चलने वाला। कर्मचारी जागेगा। अभी बात करते हुए निश्चित रूप से कर्मचारी हर बार इंकलाब बुलंद की बात नहीं करता। जब ज्यादा शोषण हो जाएगा तो निश्चित रूप से इंकलाब बुलंद की बात होगा। हम दिल्ली कूच में भी आएंगे। हम एक राष्ट्र एक पेंशन की बात करना चाहते हैं। सरकार ओपीएस पूरे देश में लागू करे। और जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम विश्वगुरु बन चुके हैं, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तीसरी अर्थव्यवस्था है, तो फिर सरकार जब पैसे देने की बात होती है पीछे क्यों हट जाती है? इस और सरकार को सोचना पड़ेगा। दोगली बातों से काम नहीं चले। बिल्कुल विपिन जी। विजय जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। हाँ अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ आ रही आवाज, बोलिए। आ रही है ना? मेरा ये कहना है कि अभी बड़े आसानी से बोल दिए कर्मचारी ईमानदारी से काम करें तो देश का विकास होगा। कोरोना काल में कर्मचारी काम नहीं किया तो कोई नेता, सांसद, विधायक जनता की सेवा किया था क्या? स्वास्थ्य विभाग के लोग अपने जान की बाजी लगा करके सेवा किए थे। कर्मचारी काम नहीं करता, ये कहना बिल्कुल गलत है। और आपको बता दूं कि वेतन आयोग केवल टालने के लिए है। हम तो बोल रहे हैं 500 रुपए गैस सिलेंडर बोले थे ना मोदी जी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे दीजिए ना, 900 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। क्यों वेतन आयोग की जरूरत पड़ेगी? क्यों आप सब्सिडी नहीं दे रहे हैं? क्यों आप पेट्रोल और डीजल का रेट कम नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कर्मचारियों को धोखा दे करके आप 2 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ाते हैं और बाद में 12 पैसा कम करते हैं। जनता का बल्ले बल्ले 12 पैसा पेट्रोल में कम हो गया। अरे आपने 2 रुपया बढ़ाया, उसके बाद 12 पैसा कम किया। पिछले वेतन आयोग में पूरा लाभ आज तक नहीं मिला किसी को, और अधिकारी लोग अपने मनमर्जी चलाते हैं। हमारा कहना है वेतन आयोग केवल सिफारिशें देता है, राज्य सरकार अपनी इच्छा के अनुसार उसको लागू करती है। और इस समय पक्का भारत में
आंदोलन होगा तभी वेतन आयोग लागू होगा, क्योंकि 1 जनवरी 26 से लागू करना है। 18 महीने में तभी आपका माने आयोग का रिपोर्ट ही नहीं आएगा। तो ये इतना लेट क्यों हुआ? इनके मन में मंशा थी कि 8वां वेतन आयोग लागू ही नहीं करना है। दबाव हुआ देश में, तब लागू किया गया, उसके बाद उसको पेंडिंग में डाला जाएगा। एक चीज बता देता हूं, सरकारी कर्मचारी की ईमानदारी के ऊपर किसी की शंका नहीं करना चाहिए। विजय झा के ऊपर कभी मत करना शंका, अकेले हनुमान ने जला दिया था लंका। देश में कर्मचारी अकेले, बॉर्डर में जो आप अभी सांस ले रहे हैं ना साहब, कर्मचारी अधिकारियों के बदौलत सांस ले रहे हैं। किसी सर, मंत्री का, पीए का, प्रधानमंत्री का कर्मचारी जो लोग है काम तो करते पहले हैं, कर्मचारी। जो 35 साल 40 साल की सेवाएं देखते हैं, उनकी मैं पीड़ाओं को समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती अरे हूँ आपकी हमारा बात इनकम को। टैक्स, सुनिए, हमारे जमा पैसा को शेयर मार्केट में लगाया गया है, स्वीकार करते हो सब कोई। हमारे इनकम टैक्स से सरकार चलती है, हमारा ही पैसा लेते हो, उसके बाद हमारा गर्दन काटते हो। चलिए, ये कौन सा मैसेज, वित्त मंत्रालय, ये कौन मैसेज सा अनिल वित्त जी के नियम? लिए था। सर, लंका संभाल के रखिए, आने वाले बहुत सारे इलेक्शन हैं, कर्मचारी Yes, बहुत बड़ा फैक्टर बिल्कुल। होता है। ये इनकलाब आपके लिए था, जिंदाबाद। उधर मैंने पास कर दिया आपके तरफ क्वेश्चन, क्योंकि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं कुमार विवेक जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था, और चर्चाएं भी बहुत सारी थी, जैसा कि यशवंत जी भी कह रहे थे कि ये बात जरूर कही जाती है कि लाखों की संख्या में पेंशनधारियों को और जो कर्मचारी हैं उनको लाभ मिलेगा। कुमार विवेक जी सुन पा रहे हैं? नहीं, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन हाँ, अनिल जी, आपकी तरफ ये मैसेज था, तो इस सवाल को मैं आप ही की तरफ ले जाती हूँ, क्योंकि तब तक शायद वो ऐड होंगे और वो सवाल हो नहीं पाएगा। देखिए, एक बात तो है, कहने में बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे का सच जो है और जो पीड़ा है, 50 लाख कर्मचारी, 69 लाख पेंशनर्स, सर वो लाभ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? और वो लाभ शायद ये चाहते नहीं है, वो तो चाहते कुछ और हैं। तो इसको देखना पड़ेगा हमें अनिल जी, सरकार को देखना पड़ेगा। नहीं, मैं तो देखो, एक बात बड़ा स्पष्ट है कि सरकार सबका ध्यान कर रही है, सबका ध्यान करके चल रही है। आप अगर सिर्फ अपने कर्मचारियों की बात करेंगे, तो मैंने सिर्फ एक बात, जब हमारे वक्ताओं में एक ने कहा कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तरक्की नहीं होती, तो मेरा मतलब ये था कि सभी अच्छा काम करें। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए जो कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन कम काम कर रहा है, उस विषय को ये दूसरी तरफ लेकर चलेंगे। दूसरा भी एक बात कह रहे थे, हमारी पैसा, हमारा टैक्स, हमारा ये, तो ये सब बात ये है कि अगर हम घूम फिर के देखें तो पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ का लोग टैक्स देते हैं, 140 करोड़ लोग अपनी ड्यूटी निभाते हैं। 140, आप सुन लें, आप भाई साहब, सबसे ईमानदार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उसके तनख्वाह से इनकम टैक्स कटता है। सम्मान कर रहा हूं, आप बात सुन लें, मैं आपका सम्मान, ईमान बेईमान कोई नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी नहीं है वो भी टैक्स दे रहा है। अगर आप ये बात कहें तो जो सरकारी रिकवरी की बात कर रहा हूँ गोयल जी, सुनिए, इनकम टैक्स की रिकवरी की बात कर रहा हूँ। ये मैं भी जानती हूँ, हम सब जानते हैं इस बात की। एक नंबर का ईमानदार इनकम टैक्स सुनिए, तो भारत आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी, जीडीपी सब कुछ बढ़ती है, सबसे बड़ा योगदान सर्विस सेक्टर का था, ये हम सब जानते हैं। तो सर्विस सेक्टर का जब सबसे बड़ा योगदान है, तो मुझे नहीं लगता कि कर्मचारियों को इतना बताने की जरूरत है। ये तो समझदारी की बात है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। चलिए, समय बहुत हो गया। शिवानंद जी 10 सेकंड बस, सर इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। तब आपको समझ में आएगा। देखिए, हमारा पैसा खून पसीने का शेयर मार्केट में। ठीक है विजय जी, प्लीज। राकेश जी, अभी विनय कुमार जी और शर्मा सर ने जो बताया वो हकीकत है। वो उसमें, उस चक्कर में से वो गए हुए हैं, उनका दुख में मैं शामिल हूँ। मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं इनके बात सुन के, क्योंकि देखिए उनके बाद में फैमिली क्या होगा क्या नहीं, वो भी चिंता है। बच्चों भी पढ़ाई है, महंगाई चरम पर है, माँ बाप को देखना है, भाई को देखना है, बहनों को देखना है। गोयल को क्या, ये बीजेपी के एजेंट बन के बैठे गोयल जी इधर, हाँ सिर्फ एसी में बैठ के बात कर रहे हैं। हाँ, कौन सा काम अच्छा किया नरेंद्र मोदी? देखिए, जरूरत सबको होती है। अब ठीक है, आप लोग राजनीतिक रूप से एक दूसरे को कुछ भी कह देंगे, लेकिन ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए। सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, सबके घर में काम करने वाले होते हैं। हमें मकसद सिर्फ ये था कि 8वां वेतनमान जिसे मंजूर किया गया है, सही समय पर ये क्या इंप्लीमेंट हो पाएगा, पुरानी चीजें नहीं हो पाई, ये कैसे होगा। और हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट थे, जो संघ से जुड़े, कर्मचारियों का जो हित रख रहे थे यहाँ, जो खुद उस सेक्टर में काम कर रहे हैं और कर चुके हैं, उन्होंने सारी चीजों को बता दिया है। ठीक है, चलिए, फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 8वां वेतनमान है, सरकार करेगी कल्याण, बिल्कुल करेगी, मंशा अच्छी है। लेकिन जो 18 महीने का समय तय किया गया है, जो सिफारिशें आएंगी, जो 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया है,
उसमें समय है। आप 2026 में लागू करने की बात कर रहे हैं, तब तक तो ये मंथ खत्म होकर चीजें आगे बढ़ जाएंगी। और दूसरी चीज, 7वां वेतनमान आयोग जब हुआ तब उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी पीड़ा है, उन सारी चीजों को ठीक कर दीजिए। 6वें वेतनमान आयोग को ही आप सारी चीजों को कर दीजिए, तब तो हम 8वें की तरफ बढ़ेंगे। तो बहुत सारे सुझाव भी आए हैं, उम्मीद करते हैं जिम्मेदारों तक ये सुझाव पहुंचेंगे और एक अच्छा रिजल्ट हम सबके सामने आएगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।